तो कुंभ मेले को खत्म हुए कई दिन बीत चुके थे। मेले में जो भी लोग बिछड़ गए थे वे धीरे धीरे अपने घर लौट चुके थे। लेकिन एक महिला जो पूरे 40 दिनों से लापता थी, उसकी घर लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर 12 मार्च को अचानक वह अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही वह लौटती है, आस पड़ोस के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी उससे यही सवाल पूछते हैं, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? इस पर वह जवाब देती है, मैं अब सन्यासी बन चुकी हूँ। भोग विलास वाला जीवन छोड़कर मैंने एक नया मार्ग अपना लिया है। लेकिन उसकी हालत देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह किसी तपस्वी जीवन का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कहीं घूमकर मस्ती करके लौटी हो। उसके हाव भाव और अंदाज देखकर तो यह तक कहने लगे कि वह किसी लंबी यात्रा या हनीमून जैसी छुट्टियों से लौटी हो। अब सवाल यह था कि वह आखिर इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या कर रही थी? यह जानना वाकई दिलचस्प था। यह कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली छाया नाम की महिला की है, जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल थी। वह अपने पति सुरेंद्र और 9 साल की बेटी अंशिका के साथ रहती थी। इसके अलावा परिवार में उसके पति के 3-4 भाई, 2 नंदें, सास ससुर सभी मौजूद थे। फरवरी को छाया अपने गांव के 8-10 लोगों के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए गई थी। वहां संगम में स्नान करने के बाद जब सब लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कॉस्मेटिक की दुकान के पास छाया अपने साथियों से बिछड़ गई। उसके साथ आए गांव वाले उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्होंने खोया पाया केंद्र में उसकी जानकारी दर्ज कराई और काफी देर तक इंतजार भी किया। लेकिन जब कोई खबर नहीं मिली तो वे लोग निराश होकर आगरा लौट आए। घर लौटने के बाद जब छाया के पति सुरेंद्र ने गांव वालों से उसकी तलाश के बारे में पूछा, तो उन्हें यह सुनकर झटका लगा कि वह अब तक नहीं मिली थी। जब गांव के लोग घर लौटते हैं और छाया के बारे में उसके पति सुरेंद्र को बताते हैं कि वह मेले में गुम हो गई थी, तो वह गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि यह लोग उसकी पत्नी को जानबूझकर कहीं छोड़ आए हैं। गुस्से में वह सीधा थाने पहुंचता है और शिकायत दर्ज करवा देता है कि उसकी पत्नी को ये लोग अपने साथ ले गए थे और अब वह लापता है। पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें भी लगता है कि कुंभ मेले में लोगों का बिछड़ जाना कोई नई बात नहीं है। वे सोचते हैं कि 28-29 साल की समझदार महिला है, खुद ही लौट आएगी। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, छाया का कोई अता पता नहीं चलता। इधर उसकी 9 साल की बेटी अंशिका अपनी माँ के लिए तड़पने लगती है। वह बार बार रोकर पूछती, मेरी माँ कहाँ चली गई? घर का माहौल भारी हो जाता है। मामला धीरे धीरे पेचीदा होता गया। सुरेंद्र को लगने लगा कि छाया के लापता होने में जरूर किसी की साजिश है। वह गांव वालों से झगड़ने लगा, यहां तक कि अपने ससुराल वालों से भी विवाद करने लगा। उसे शक था कि कहीं उसी के परिवार वालों ने तो छाया को गायब नहीं कर दिया, लेकिन असल में छाया कहाँ थी, ये कोई नहीं जानता था। और फिर 12 मार्च को अचानक एक चौंकाने वाली घटना होती है। छाया, जो 2 फरवरी को गायब हुई थी, पूरे 40 दिनों के बाद अचानक अपने घर लौट आती है। जैसे ही गांव वालों को खबर मिलती है, हड़कंप मच जाता है। जिसके साथ वह मेले में गई थी, वे भी राहत की सांस लेते हैं। मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि छाया आखिर इतने दिनों तक कहाँ थी? उसका पति सुरेंद्र गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? छाया का जवाब सबको चौंका देता है। वह कहती है, मैं अब सन्यासी बन चुकी हूँ। मैंने संतों का जीवन अपना लिया है। अब भोग विलास का जीवन मेरे लिए नहीं है। यह सुनकर गांव की कुछ महिलाएं उसकी श्रद्धा में झुक जाती हैं, उसके पैर छूने लगती हैं और जयकारा लगाने लगती हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब वह गई थी तब उसके पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। मगर जब वह लौटी तो उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। पैरों में चांदी की पायल थी, हाथों में नई चूड़ियां और महंगी अंगूठियां थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके हाथ में एक स्मार्टफोन भी था। अब सवाल यह था कि छाया आखिर 40 दिनों तक कहाँ थी और यह सब उसके पास कहाँ से आया? छाया के हाथ में एक महंगा पर्स भी था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही उसकी 9 साल की बेटी अंशिका उसे देखती है, वह दौड़कर उसकी बाहों में समा जाती है।
वह अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि पिछले 40 दिनों से वह सबसे ज्यादा परेशान थी। घर में सब स्तब्ध थे, लेकिन सुरेंद्र, छाया का पति, इस पूरे मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह शराब का आदी था। अक्सर नशे में धुत होकर वह उन्हीं लोगों से झगड़ता रहता था जिनके साथ छाया कुंभ मेले में गई थी। लेकिन अब असली सवाल यह था कि छाया इतने दिनों बाद घर क्यों लौटी थी। जब परिवार के लोग उससे पूछते हैं, अब तुम यहाँ क्यों आई हो, तो छाया एक चौंकाने वाली बात कहती है, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने आई हूँ। ये सुनते ही घरवाले गुस्से में आ जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम कोई साध्वी या सन्यासी बन चुकी हो। तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, कुछ पता नहीं। और अब तुम कह रही हो कि बेटी को अपने साथ ले जाओगी। तुम्हारा क्या भरोसा। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ कहते हैं, ये कहीं बाहर रहकर आई है, इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ कहते हैं, अगर यह अपनी बेटी को ले गई तो इसकी जिंदगी भी खराब कर देगी। लेकिन छाया अड़ जाती है। वह कहती है, नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। ये मेरी सेवा करेगी और मेरी दुनिया में रम जाएगी। अब मामला पूरी तरह उलझ चुका था। सुरेंद्र, जो अब तक सिर्फ गुस्से में था, पुलिस को बुला लेता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और छाया से पूछताछ करती है। छाया वही पुरानी कहानी दोहराती है, मैं अब भोग विलास से दूर हो चुकी हूं। मैं अपनी बेटी को साथ ले जाऊंगी ताकि वह भी मेरी दुनिया का हिस्सा बन सके। लेकिन पुलिस वालों को छाया की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वे उसे टोकते हैं, अगर तुम सच में सन्यासी बन चुकी हो, अगर तुम्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तो तुम बेटी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो। फिर वे आगे कहते हैं, अगर तुम्हें सच में परिवार की जरूरत महसूस हो रही है तो पहले अपने पति के पास जाओ। तुम उससे शादी करके आई हो, तुम्हारा घर वहीं है। बेटी पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उसके पिता का भी उतना ही हक है। अब सवाल यह था कि छाया सच में क्या चाहती थी। क्या वह अपनी बेटी के लिए आई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। लाल पुलिस छाया से दोबारा सवाल करती है, अगर तुम्हें अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो उसे अकेले अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो। तुम्हारा पति भी उसका पिता है, उसका भी तो हक बनता है। लेकिन जब बेटी अंशिका से पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो वह बिना कोई झिझक कहती है, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। मगर 9 साल की बच्ची अपने भविष्य का फैसला खुद नहीं ले सकती थी। पुलिस सख्त लहजे में कहती है, बच्ची वहीं रहेगी जहां उसका परिवार है, जो समाज के बीच रह रहा है। और तुमने अगर सच में संन्यास ले लिया है तो यह जीवन तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अब पुलिस छाया पर दबाव बनाती है और कहती है, सच सच बताओ, असल मामला क्या है। साथ आई महिला पुलिसकर्मी भी छाया से पूछताछ करने लगती हैं। दबाव बढ़ते ही छाया की चुप्पी टूट जाती है और वह पूरी कहानी बयां कर देती है। जो कुछ भी उसने बताया, उसे सुनकर पुलिस वाले और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। छाया बताती है कि जब वह अपने गांव के लोगों के साथ प्रयागराज में महाकुंभ के लिए गई थी, तो संगम में स्नान करने के बाद सभी घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। वे लोग प्रसाद और जरूरी सामान खरीद रहे थे। 4-6 महिलाएं एक कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंची, जहां विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन बिक रहे थे। वहीं एक युवक, जिसका नाम दिनेश था, अपनी दुकान चला रहा था। छाया कहती है, हम सभी दुकान पर खड़े होकर सामान देखने लगे, लेकिन वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। दिनेश भीड़ देखकर झुंझला गया और कहने लगा, मैडम, आगे बढ़ो, इतनी भीड़ मत लगाओ। लेकिन छाया के पास पैसे नहीं थे। फिर भी वह अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, अकेले दुकान चला रहे हो और ऊपर से ग्राहकों को कह रहे हो कि आगे बढ़ो। अगर लोग देखेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे। दिनेश हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में ज्यादा देखने का वक्त नहीं है। जो पसंद आए जल्दी से लो और आगे बढ़ो। तभी छाया ने आगे कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। छाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर अकेले काम नहीं कर पा रहे हो तो किसी और को रख लो। भीड़ आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन दिनेश वहीं रुका रहा। जैसे ही छाया भीड़ से थोड़ा अलग हुई, दिनेश ने धीरे से उससे पूछा, मैडम, आप सच कह रही हैं? मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहा। अगर आपको काम की जरूरत हो
तो आप मेरी दुकान पर काम कर सकती हैं। मैं आपको रोज 500-600 रुपए दूंगा। साथ ही खाने पीने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। छाया के मन में दिनेश की बात गूंजने लगी। उसका पति सुरेंद्र, जो शराब का आदी था, न कोई ढंग का काम करता था, न ही परिवार की जिम्मेदारी उठाता था। छाया गांव में मजदूरी करके जो भी कमाती, वह भी सुरेंद्र शराब में उड़ा देता। अगर वह एक दिन काम करता, तो अगले 2 दिन आराम फरमाता। छाया कई सालों से इस आर्थिक तंगी से परेशान थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया था। अब महाकुंभ का मेला 20-30 दिन तक चलने वाला था। अगर वह यहाँ काम कर लेती, तो 10-15 हजार रुपए आसानी से कमा सकती थी। छाया ने बिना कुछ सोचे फैसला कर लिया, वह गांव नहीं लौटेगी। ठीक है, मैं काम करूंगी, छाया ने धीरे से कहा। लेकिन यह फैसला उसने अकेले लिया था। वह चुपचाप अपने गांव वालों से अलग हो गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि वह अब गांव वापस नहीं जा रही। गांव के लोग जब आगे बढ़ गए, तो अचानक किसी ने देखा, अरे, छाया कहाँ गई? अब सब उसे ढूंढने लगे। वे लोग दोबारा उसी दुकान पर आए, जहां से वह आखिरी बार दिखी थी। लेकिन छाया छुप गई। उसने पूरी तरह ठान लिया था कि अब यही उसका नया जीवन होगा। दिनेश ने कहा, कम से कम अपने घर पर फोन कर दो, ताकि उन्हें पता तो चले कि तुम ठीक हो। छाया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, कर दूंगी। लेकिन उसने फोन नहीं किया। गांव में हंगामा मच गया। गांव के लोग प्रयागराज से वापस लौट आए। जब उन्होंने सुरेंद्र को बताया कि छाया गुम हो गई, तो सुरेंद्र आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में उन लोगों को ही कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। तुम लोग मेरी पत्नी को लेकर गए थे, अब बताओ, वो कहाँ गई? उसने चीखते हुए कहा। सुरेंद्र थाने पहुंच गया और शिकायत दर्ज करवा दी कि उसकी पत्नी को जानबूझकर गायब किया गया है। अब सवाल यह था, क्या पुलिस छाया को खोज निकालेगी? क्या छाया को अपने फैसले पर पछतावा होगा? अब छाया पूरी तरह अपने नए जीवन में रम चुकी थी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वह दिनेश की दुकान पर काम करती। दिनेश ने किराए पर एक कमरा लिया हुआ था, जहां वह रात में सोने चला जाता। छाया शुरुआत में महिलाओं के कैंप में या किसी तंबू में चली जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे खाने पीने और रहने में दिक्कतें होने लगीं। छाया और दिनेश का साथ रहने एक दिन दिनेश ने कहा, तुम भी मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं रहती? तुम्हें रोज रोज कैंप में जाने की क्या जरूरत? छाया ने जवाब दिया, तुम मुझे खुद वहां भेज देते हो, तो मैं क्या करूं? दिनेश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज से तुम यहीं रहना। अब दोनों साथ रहने लगे। दिन भर दुकान पर मेहनत करते और रात को आराम से सो जाते। बिजनेस में सफलता दुकान तेजी से चलने लगी। अगर कभी सामान कम पड़ता, तो वे दोनों मथुरा जाते, नया माल खरीदते और फिर मेला खत्म होने से पहले सब बेच डालते। कई बार वे 2-2.5 लाख का सामान खरीद कर लाते और 1 हफ्ते में बेच देते। अंशिका की याद इधर छाया की बेटी अंशिका बहुत परेशान थी। छाया ने अपने ससुराल में कभी फोन नहीं किया, लेकिन अपने मायके में एक दिन फोन कर दिया। उसने अपनी मां से कहा, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, अगर हो सके तो अंशिका को देख लेना, उसे मेरे बिना बहुत तकलीफ हो रही होगी। मायके वालों की कोशिश छाया की मां बहुत दुखी हुई और अंशिका को लेने ससुराल पहुंच गई। लेकिन सुरेंद्र ने साफ मना कर दिया, मुझे पता है, तुम लोगों ने ही अपनी बेटी को भड़का दिया है। पहले उसे भगाया और अब मेरी बेटी को लेने आई हो। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा। छाया की मां ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेंद्र टस से मस नहीं हुआ। हारकर वह अंशिका को वहीं छोड़कर मायके लौट आई। कुंभ मेला खत्म हो चुका था। कचाए 26 फरवरी के बाद भी कुछ दिन तक दुकान चलती रही, लेकिन मार्च लगते ही समेटने का वक्त आ गया। छाया और दिनेश का बढ़ता रिश्ता इन कुछ हफ्तों में छाया और दिनेश के बीच गहरा नाता बन चुका था। जब दुकान बंद करने का समय आया, दिनेश ने कहा, काश तुम मेरे साथ काम करती और हमेशा मेरे साथ रहती। छाया मुस्कुराई और बोली, अब तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। लेकिन दिनेश चाहता था कि छाया उसके साथ चले। छाया के मन में भी वही बात थी। मथुरा जाने का फैसला दिनेश ने छाया को 10-15 हजार रुपए और एक मोबाइल गिफ्ट में दिया। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वे एक साथ रहेंगे। छाया दिनेश के साथ मथुरा चली गई। दिनेश का परिवार और नई शुरुआत जब वे दिनेश के घर पहुंचे, तो परिवार वालों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये कौन है? दिनेश ने जवाब दिया, मैंने शादी कर ली है।
असल में दिनेश पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। एल्लाल उसका तलाक लगभग तय था और वह अकेला रह रहा था। परिवार की प्रतिक्रिया। दिनेश के परिवार वालों ने जब सुना कि वह अब दोबारा घर बसा रहा है तो वे खुश हो गए। उन्होंने कहा, चलो अच्छी बात है, अब यह अकेला नहीं रहेगा। उन्होंने छाया का खुशी खुशी स्वागत किया। बेटी की याद सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अब छाया को अपनी बेटी अंशिका की याद सताने लगी। क्या वह वापस जाएगी? क्या अंशिका अपनी माँ के पास जा पाएगी? क्या सुरेंद्र इस नए सच को स्वीकार करेगा? छाया की नई जिंदगी और बेटी से मिलने की चाह। छाया की माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि सुरेंद्र ने अंशिका को मायके नहीं भेजा। छाया ने दिनेश से कहा, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं। दिनेश बोला, अगर तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो तो तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी होगी। चलो उसे ले आते हैं। बेटी को लेने की कोशिश दोनों मथुरा से आगरा पहुंचे, लेकिन ससुराल जाने के बजाय वे पहले छाया के मायके गए। छाया के परिवार वालों ने दिनेश को देखा, पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर छाया खुश है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वो पहले से ही सुरेंद्र से तंग आ चुके थे। वे तो चाहते थे कि छाया अपनी नई जिंदगी बसाए। ससुराल में अंशिका को लेने का प्लान अब बड़ी समस्या थी। अंशिका को लाएं कैसे? सुरेंद्र इतनी आसानी से उसे देने वाला नहीं था। छाया ने कहा, अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं सन्यासी बन चुकी हूं तो शायद वे बेटी को देने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो मामला उल्टा पड़ गया। पुलिस की दखलंदाजी। छाया और दिनेश की बातचीत चल ही रही थी कि पुलिस आ गई। सुरेंद्र ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने कहा, बेटी को ऐसे कैसे ले जा सकते हो? फिर उन्होंने छाया के मायके वालों और दिनेश को भी बुलवाया। पुलिस को दिनेश भला आदमी लगा। जब पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया, सुरेंद्र बहुत शराब पीता है, मारपीट करता है और छाया को कभी कदर नहीं दी। वो ही मेहनत करके घर चलाती थी। अब पुलिस को भी समझ में आ रहा था कि छाया को बेटी की कस्टडी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सुरेंद्र इतनी आसानी से हार मान लेगा? पुलिस की पूछताछ के बाद सुरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं बचा था। उन्होंने छाया से पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? छाया बोली, मेरी शादी धोखे से हो गई थी। मैं 10 साल तक समझौता करती रही, लेकिन अब और नहीं। पुलिस ने सुरेंद्र से पूछा, तुम क्या करोगे? सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, ये घूम फिर कर आई है, मैं इसे अब नहीं रखूंगा। छाया की बेटी अंशिका ने कहा, मैं मम्मी के साथ जाऊंगी। सुरेंद्र ने कंधे उचका दिए, जहां तेरी मां जाएगी वहीं तू भी जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। छाया की नई जिंदगी की शुरुआत। छाया और दिनेश ने अंशिका को साथ लिया और मायके चले गए। वहां होली का त्योहार मनाया और फिर मथुरा लौट आए। अब आपकी बारी दोस्तों। महाकुंभ के मेले में इसे चमत्कार कहें या तकदीर का खेल, छाया और दिनेश ने जो किया वो सही था या गलत? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ में।